अस्सलामुअलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। FATF एक ऐसा मौजू है जिस पर जितना भी बोला जाए कम है, लेकिन मैंने जब अपनी रिसर्च इस हवाले से शुरू की तो देखा कि BBC लंदन में उन्होंने एक ख़ास तर्ज से इस मामले को लिया है और इब्तिदा ऐसी की है कि पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म जो है वो झूठ बोलता है। उन्होंने वज़ीर आज़म का नाम नहीं लिया और वो वज़ीर आज़म कौन था जिसने ये झूठ बोला। हकीकत ये है कि जब कभी पाकिस्तान मुश्किल में होता है तो बरतानिया पाकिस्तान की इन मुश्किलात में इजाफ़ा करता है और हर पाकिस्तान के गद्दार को वो पनाह देता है और पाकिस्तान के तमाम उन बागियों को बना देता है जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में, सियासी अदम इस्तेहकाम में, माली बदउनवानियों में मुब्तला होते हैं। उनकी पनाहगाह जो है वो लंदन होती है और पाकिस्तान में इन लूट मार रखने वालों को पनाह देने वाले इस मुल्क के में जो एक की कारपोरेशन है वो भी शरीक होती है, यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। हाल ही में उसने जो है जल्ती पर तेल डालने का काम किया है और FATF की जो ख़बर आई तो उसकी इब्तिदा उन्होंने अपनी ख़बर में इस बात से की कि FATF की शराइत के हवाले से एक साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई झूठ बोलकर जान छुड़ाओ। उन साबिक़ वज़ीर आज़म का नाम नहीं लिया गया कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म कौन थे जिन्होंने अपने फ़ॉरेन सेक्रेटरी को झूठ बोलने का मशवरा दिया। फ़ॉरेन सेक्रेटरी लिखा गया है, उसका भी नाम नहीं दिया गया। हवाला 2017 का दिया गया है कि उस वक्त संजीदगी शुरू हुई, तब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं था। BBC लंदन एक साल पहले के बारे में कह रहा है कि कोई झूठ बोलकर जान छुड़ाओ और पाकिस्तान उस वक्त ग्रे लिस्ट में नहीं था। जान छुड़ाओ कैसे, क्या मतलब है ये आप ज़रा गौर फरमाएं। और नाम भी नहीं दिया वज़ीर आज़म का। तो ये सहाफ़ती दयानतदारी, ईमानदारी जो है वो सिर्फ हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए उन पर मुसल्लत की जाती है। इनके ऊपर कोई इस बात की शर्त नहीं लगाई जाती। कोई हुमैरा कमल है BBC उर्दू की, उसने ये बात लिखी है और यानी पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को फौरी तौर पर पहले ही मरहले में बदएतमादी की है। BBC लंदन का ये वतीरा है। बहरहाल मैं नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें वाज़े करना चाहिए कि ये किस वज़ीर आज़म ने कहा और किस खारजा सेक्रेटरी से कहा, वरना ऐसी बेपरकी न उड़ाएं। ये तो बेपरकी ही हुई ना। BBC जैसा मोतबर इदारा नाम नहीं ले सकता, क्या उसको खौफ है? हम जैसे लोग तो हैं जो खौफ लेकर इधर का इशारा उधर का इशारा देकर बताएंगे कि फ़ला साहब हैं। अभी हम यानी इतने लोग आँखों के अंधे हो जाते हैं कि पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया, जिस तरीक़े से मुल्क को लूटा, जिस तरीक़े से मुल्क को बर्बाद किया, उसका जिक्र करें तो वो लोग सीख पा हो जाते हैं और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन जब हकीकत बयान की जाती है तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। मगर BBC लंदन ने ये क्यों किया, क्यों इस तरह की बात की? उसे वादे करना चाहिए कि कौन सा वज़ीर आज़म था जिसने ये कहा कि कोई झूठ बोलकर जान छुड़ा दो। हमारे लिए तो बहुत संगीन बात है कि कोई वज़ीर आज़म हमसे बोल रहा है कि कोई झूठ बोलकर, झूठ तो अब बोला गया है पाकिस्तान में जो है, झूठ तो FATF ने बोला है कि पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारी करता है दहशतगर्दी की। ये तो झूठ उसने बोला है। इस झूठ को क्यों नहीं खोलते? FATF ने हमारी ज़िंदगी को, हमारी पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को अज़ाब में डाल दिया है। यानी जो ज्वेलरी के कारोबार वालों पर इसका नज़ला गिरा और प्रॉपर्टी डीलिंग और जो
रियल इस्टेट के कारोबार पर इसका नजर गिरा, और रियल इस्टेट का सबसे बड़ा डॉन, सबसे बड़ा शख्स मलिक रियाज, उसको पकड़ने के लिए कोई इन्होंने हुक्म नहीं जारी किया। उसकी मनी लॉन्ड्रिंग पर बरतानिया ने उनको वहाँ से निकाल दिया, पैसे वापस किए पाकिस्तान को, और फिर पाकिस्तान ने जो कुछ किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पाकिस्तान देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि FATF, जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल इदारा, कोई टेक्निकल इदारा नहीं है, कतई टेक्निकल इदारा नहीं है। पाकिस्तान को उसने उस वक्त ग्रे लिस्ट में डाला जब पाकिस्तान में निगरान हुकूमत थी। कोई हुकूमत आती उसके सामने उसको ग्रे लिस्ट में डालते, उससे कहते कि तुम इक़दाम करो। यानी उस वक्त पाकिस्तान ट्रांजिशन के पीरियड में था, एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत को इक़्तिदार जाने वाला था, उस वक्त FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। ये सियासी बददियानती और बदनीयती नहीं है तो और क्या है। और ये जो है इस तरह से BBC लंदन इस तरह की खबरें देता है और हमें मशकूक करता है। पाकिस्तान कौन है वज़ीर आज़म, कौन सा था, नाम बताएं ना। उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, नवाज शरीफ थे, या बाद में शाहिद खाकान अब्बासी थे, बताएं कौन साहब थे। कि BBC ने कही है तो यकीन कर लो। क्यों यकीन कर लें, नाम तो आपने बताया नहीं। फॉरेन सेक्रेटरी का नाम बता दें, वो कौन था, उससे हमें पता चल जाएगा, वो भी नहीं बताया। तो बात यह है कि दाल में कुछ काला है। आपकी नीयत ठीक नहीं है, पाकिस्तान को बदनाम करना है। आप उस वज़ीर आज़म का नाम लें, बताएं BBC वाले, अगर गैरतमंद हैं तो बताएं, ताकि वो वज़ीर आज़म बताए कि उसने झूठ बोला कि नहीं बोला। FATF जो है वो, मैंने पहले भी कहा कि ये कोई टेक्निकल तंजीम नहीं है, बल्कि ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी तंजीम है जो माशी मफादात की 37 ममालिक के माशी मफादात की निगरानी करती है। 37 ममालिक की, उस यानी FATF की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए उसके 6 ममालिक की सिफारिश काफ़ी होगी, 6 ममालिक की। और जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों 1267, 1267 1999 की और 1373 2001 की करारदादों पर अमल दरामद के लिए बनाई गई। FATF के 39 रुकन हैं और जिनमें 37 ममालिक हैं और अच्छा, किसी मुल्क के खिलाफ भी ये कार्रवाई कर सकते हैं, ये उठा सकते हैं इशू। ये जो 37 ममालिक है, ये इन ममालिक में भारत और इसराइल शामिल हैं। दोनों गासिब ममालिक हैं, एक ने फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है, दूसरे ने कश्मीर पर। गासिब ममालिक तो इनके इक़्तिसादी मफादात जो हैं दूसरों के मुल्कों की बका के साथ, यानी पाकिस्तान को कमज़ोर करके भारत के इक़्तिसादी मफादात तभी पूरे होंगे। यानी पाकिस्तान को वो कमज़ोर करेगा तब उसके सेंट्रल एशिया के साथ राब्ते कायम होंगे, तब उसके ईरान के साथ बराह रास्त राब्ते कायम होंगे। तो पाकिस्तान को वो बीच में से माइनस करना चाहता है और इसलिए उसने FATF की शराइत जो है वो हमारे ऊपर लगवाई हैं। तो इसके अंदर इस FATF में 2 रुकन तंजीमें हैं, जो यूरोपियन कमीशन और खलीजी ताउन कौंसिल। अब दिलचस्पी देखिए ये कि दोनों का एक एक वोट है। यूरोपियन कमीशन के ममालिक 37 ममालिक में रुकन भी शामिल हैं, जबकि खलीजी ताउन कौंसिल का एक मुल्क है सिर्फ, सऊदी अरब। तो और इनका कई मुल्क ममालिक का एक वोट है, और यानी मुसलमान ममालिक के वोट कम करने के लिए खलीजी ताउन कौंसिल को इसका वोट 1 कर दिया गया। अब यानी 6 न होने पाए मुसलमान ममालिक किसी सूरत से। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए 6 ममालिक की सिफारिश दरकार थी, तो वो 6 ममालिक नहीं हो पा रहे। इसलिए अच्छा, इन मुसलमान ममालिक में सऊदी अरब, मलाइशिया और तुर्की और खलीजी ताउन कौंसिल ये शामिल हैं, 1 2 3 और 4।
और जबकि इंडोनेशिया सिर्फ ऑब्जर्वर है, उसका वोट नहीं है, तो भी 5 हुए, छठा चीन हो जाता। लेकिन पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की नाकामी है ये कि वो लोग जो हैं, ये पाकिस्तान इस मुल्क में इससे निकल नहीं सका। ये सिर्फ सियासी गिमिक थी। वो जो पीछे कह रहे थे ना, हमारा कारनामा है, हमारा कारनामा, आपका कोई कारनामा नहीं है, आपकी नाकामी है। शाह महमूद कुरैशी ने 4.5 साल इस रुकन ममालिक पर कोई तवज्जो नहीं दी कि वो उन्हें ग्रे लिस्ट से निकलवा सके। उनसे कहते कि वो करते तो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाता। तो 6 ममालिक का वोट चाहिए था और 6 से ज़्यादा वोट ले लेते। रशियन फेडरेशन गए थे, तो भाई रशियन फेडरेशन का वोट तो ले लेते, रूस मुल्क उसमें शामिल है, चीन का वोट हो जाता। तो 4 मुल्क और थे जिनसे वोट तो ले सकते थे। इंडिया के खिलाफ कोई जाने को तैयार नहीं, इसराइल के खिलाफ कोई जाने को तैयार नहीं। आप वोट नहीं ले सके और पाकिस्तान को इस गड्ढे में धकेल दिया। भारत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल रखने और उसको ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए जो खारजा पॉलिसी और डिप्लोमेटिक कोशिशें की हैं, वो काबिल दीद हैं। उसका सारी तवज्जो इसी पर रही। यानी उसके बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने 2021 में कहा था कि एस जयशंकर ने कि ये हमारी वजह से पाकिस्तान FATF की तवज्जो का मरकज़ बना और उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के ऊपर क्या शर्त लगाई गई। चंद तंजीमों के नाम लिए गए जो बिल्कुल वजूद ही नहीं रखती थी पाकिस्तान में, जिनका कोई वजूद नहीं था, और सिर्फ उनसे ख़तरा भारत को था, जो कश्मीर के अंदर मुबैना तौर पर सरगर्म अमल थी। ये उनका नाम लेते थे। हालांकि ऐसा अब तो बाढ़ भी लग गई, सब कुछ हो गया, अब क्यों कश्मीर के अंदर कशीदगी है? अब तो पाकिस्तान से हमें शर्म आती है कि पाकिस्तान की हुकूमत रस्मी तौर पर भी कश्मीर का नाम नहीं लेती। तो ये FATF का मामला क्या था भाई? गैरतमंदी का तकाजा ये था कि उठा के फेंक देते। आप भारत के लिए मुश्किलात पैदा करते, भारत ने आपके लिए मुश्किलात पैदा की, हम भारत के लिए मुश्किलात पैदा करते। लेकिन और दुनिया पर ये वाज़े करते कि एक दिवालिया पाकिस्तान, एक इक़्तिसादी पाबंदियों में जकड़ा पाकिस्तान भारत को हड़प कर सकता है, भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक अनस्टेबल अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को मुतासिर करता रहा, जिस तरह से एक अनस्टेबल ईरान पाकिस्तान को मुतासिर करता रहा, आप भारत के पड़ोस में अगर पाकिस्तान को भी वही हैसियत दे देंगे तो फिर जो सूरत हाल होगी वो भारत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। हमारे लिए, हम तो हो ही मुश्किल में, हमारे लिए फिर हम अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। भूखे लोगों को, किसी भूखे आदमी को जो है वो आप मरने से नहीं रोक सकते, वो मार के भी मरता है। तो पाकिस्तान पर इफलास का बम न गिराएं। भूखा शेर जो है वो चीर फाड़ देता है, तो पाकिस्तानियों को भूखा शेर न बनने दें। ये FATF वालों को हम कह सकते हैं और कहना चाहिए। अब ये आप जलती पे तिल हमारा मजाक उड़ाते हैं। अगर हम जब हमारे पास खोने को कुछ नहीं रहेगा तो फिर हम वही करेंगे जिसका आपको खतरा है। इससे दहशतगर्दी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। ये जो पाबंदियां आप लगा रहे हैं ये दहशतगर्दी में इजाफे का सबब बनेगी और मनफी असरात। यानी जयशंकर कह चुका था कि पाकिस्तान पर दबाव डालने में हम कामयाब रहे हैं और भारत के मुतादिद भारत को कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। अब पाकिस्तान पर FATF की पाबंदियां लगाओगे, कश्मीर की आज़ादी की जंग नहीं रुकेगी। वो तुम्हें गलत फहमी है कि पाकिस्तान उसमें सरमायाकारी कर रहा है।
वहाँ अल्लाह की सरमायाकारी है। भारत खुद एक दहशतगर्द मुल्क बना हुआ है, जहाँ पर मुसलमानों के अकायद पर हमले हो रहे हैं, जहाँ के मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमले हो रहे हैं, उनके घरों को तबाह किया जा रहा है, उनको ज़िंदा जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। तो FATF और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की नज़र उस पर नहीं पड़ती? क्या भारत के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद नहीं करनी चाहिए कि जो अपने मुल्क के में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी अजीरन कर रहा है? पाकिस्तान की तरफ से ये मुतालबा क्यों नहीं आता? लेकिन इस मुतालबे को करने के लिए गैरत की ज़रूरत होती है, और गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदों में। और बेहयाई की खैर हो या रब, लोग गैरत से मर गए होते हैं। हम सब बेहया लोग हैं, बेहया लोग जिन्हें गैरत ही नहीं आती कि हमारे मुसलमान भाइयों पर क्या गुजर रही है। जब FATF से कहा गया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया है, तो वो कहते हैं हम अखबारी बयानात पर तबसरा नहीं करते। अखबारी बयानात? तुम लोग, हम टेक्निकल लोग हैं, तुम लोग टेक्निकल हो? तुम्हें क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इसराइल में दहशतगर्दी इसराइल की नज़र नहीं आती? तुम्हें कश्मीर में भारत की दहशतगर्दी नज़र नहीं आती? और भारत के दीगर इलाकों में जो उससे भारत से आज़ादी चाहते हैं, वहाँ तुम्हें दहशतगर्दी नज़र नहीं आती? तुम्हें कहीं भी अफ़गानिस्तान में अमेरिका की दहशतगर्दी नज़र नहीं आती? ये टेक्निकल लोग हैं, ये सियासी तौर पर ये बातें नहीं करते। और ये पाकिस्तान, ये सियासी हैं। इक़्तिसादी मामलात दरअसल सियासी मामलात हैं। और ये देखिए ना, जब पाकिस्तान ने हाफिज यानी इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए, अपने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए बहुत से इक़दाम किए हैं, जिनकी तरफ निशानदेही करना ज़रूरी नहीं है। आपको याद है, बुनियादी इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए FATF की शराइत को पूरा किया गया है। पाकिस्तान के आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए FATF की शराइत को पूरा किया गया है। और PTI की हुकूमत ने ऐसे कवानीन की मंजूरी दी जो पाकिस्तान के आइन के साथ मुतसादिम है, जिस पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने बाइकाट किया, वॉकआउट किया, उसमें हिस्सा नहीं लिया था। वो क्योंकि बुनियादी इंसानी हुकूक़ और पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ थे। FATF ने जो शराइत मंगवाई हैं वो बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ हैं। ये चीज़ें चैलेंज की जानी चाहिए। FATF की शराइत इंसानी हुकूक़ कौंसिल में भी जानी चाहिए कि ये इंसानी हुकूक़ की जो शराइत मनवा रहा है ये इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ हैं। इसको देखा जाना चाहिए, इसलिए कि ये जो है इसके अंदर फिर मुल्क को पुलिस स्टेट बनवा दिया। लोग लापता होने लगे। पाकिस्तान के लोगों को किसी को नहीं पता चल रहा। FATF को उन लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग नज़र नहीं आती जिनका ताल्लुक़ बरतानिया से है, जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को फंड करते हैं। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? क्या ये सियासी मामलात पर जो है वो असरअंदाज होना नहीं है? मैं ये टेक्निकल बातें थी जो रह गई, और भारत जो है वो मुसलसल। अब हिना रब्बानी खर साहिबा ने बात यही कहा कि इस मामले को हम देखेंगे आगे। बात अक्टूबर तक गई है, और ये वज़ीर ख़ारिजा बिलावल ज़रदारी और हिना रब्बानी खर के इम्तिहान का वक्त है कि वो किस तरीक़े से अपने वोट मुकम्मल करते हैं। मुझे लगता है कि इस मरहले पर उन्होंने अपने वोट मुकम्मल किए हैं और मुल्कों की हिमायत हासिल की है, जिससे भारत को बहुत बड़ी सुबकी हुई है। और ये खुदा करे ये हिमायत बरकरार रहे और ये मामलात चलते रहें। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि हमें अभी सब्र करना होगा।
FATF अमलन जो है वो गैर जानिबदार नहीं है, न तकनीकी है, बल्कि सियासी है। जितने भी मामलात हैं, जितने भी इल्ज़ामात हैं, वो सियासी हैं। और पाकिस्तान जो है कि भारत जो है इसका रुकन है, इसका रुकन भारत को इसका रुकन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने FATF की जो टेक्निकल अमल है उसको सियासी बनाया है। ये इनको सोचना चाहिए, भारत की रुकनीत को ख़त्म करवाना चाहिए पाकिस्तान को, कि ये कहकर कि भारत जो है उसने सियासी बात की है और सियासी तौर पर ये कहा है क्योंकि वो हमारा मुखालिफ है, हमारे साथ उसका तनाज़ा है, इसलिए भारत को इस FATF से निकाला जाए। ये मुतालबा भी होना चाहिए, इसराइल को भी निकाला जाए, भारत के साथ साथ इसराइल को भी FATF से निकाला जाए। दोनों मुतनाज़ा ममालिक हैं। ये मुतालबा पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की बका इसी में है और BBC लंदन से पूछा जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान का कौन सा वज़ीर आज़म है। देखिए, वक्त जो है बिल्कुल अजीब व गरीब सा है कि ये जो एक विज़िट करेंगी, टीम विज़िट करेगी, लेकिन इस टीम की विज़िट करने से पहले पाकिस्तान के मुतालबात जो हैं वो बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि अगला मरहला इस FATF का ये है कि 2012 में एक शर्त और शामिल की गई कि उन बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव और उनकी माली मामलत रोकने की कोशिशों में भी अपने मंशूर में शामिल किया है। यानी पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम रखता है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगवाया गया। डॉक्टर कदीर साहब से एक झूठा हलफनामा और ये कहते हैं TV पर लाकर उनको बदनाम किया गया और कहा गया कि एटमी फैलाव में वो शरीक थे। तो ये दूसरा हरबा भी तैयार है FATF का, जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। बंद कम करें इसकी ज्यूरिसडिक्शन। अगर इसकी ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाएंगे, मुल्क नहीं दुनिया इक़्तिसादी तौर पर तबाह हो जाएगी। हम किसी 2-4 मुल्कों के इक़्तिसादी ग़ुलाम नहीं बनना चाहते। भारत को और इसराइल को FATF की रुकनीत से निकाला जाए, ये पाकिस्तान की शराइत होनी चाहिए। और इस शराइत के साथ साथ ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जो है वो क्यों शामिल है और अब तक शामिल है। पाकिस्तान की ये जो खारजा पॉलिसी है, इस वक्त तो मैं उनकी तायद करूँगा, दाद दूँगा और उनकी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ ये इस मरहले तक लाए हैं कि वो अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकालने का नाम ले रहे हैं अब, वरना पहले तो गौर भी नहीं करते थे। और ये शराइत जो पूरी करते रहे ना ये PTI के लोग, इंसानी हुकूक़ और पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कवानीन बनाते रहे हैं, इनको तो अल्लाह ही देखेगा। इसलिए कि ये इन्होंने पाकिस्तान की बका और सलामती को दांव पे लगा दिया है। इसके बाद पाकिस्तान बाकी रह जाए, मौजज़ा होगा। जिस किस्म के कवानीन PTI ने बनाए हैं, उसके मौजूदगी में पाकिस्तान की बका जो है ख़तरे में पड़ गई है। ये पाकिस्तान की तिजारत के ऊपर कदगन लगाई गई है। अल्लाह ताला हमें इन लोगों के शर से महफूज रखे, क्योंकि हमें मालूम है कि इन लोगों के पीछे कौन लोग हैं। वही लोग जो इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को नहीं मानते। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।